हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर शिव नारायण शर्मा द्वारा लिखित पारिवारिक कहानी का अंतिम और तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद कॉलेज की बीए फाइनल की परीक्षा का प्रिपरेटरी लीव शुरू हो रही थी। सब लोग परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे। अमर भी अब परीक्षा की तैयारी में सब दुनियादारी भुलाकर जी जान से लग गया। इसी बीच मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरियों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला। अमर और निकिता दोनों ने ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अप्लाई कर दिया। इस दौरान अमर की औपचारिक मुलाकात दिया से तथा निकिता से मुश्किल से 1-2 बार हुई। 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। लगभग अगले पूरे महीने तक बीए की परीक्षा चलती रही। निकिता और अमर दोनों के ही पेपर काफी अच्छे गए, क्योंकि उनकी तैयारियां ढंग से हो गई थी। वार्षिक परीक्षाओं के लिए पढ़ने के बाद भी वे दोनों बिना एक दिन भी बर्बाद किए पीएससी की तैयारी में लगे रहे। 1 महीने बाद पीएससी की परीक्षा शुरू हो गई। अमर के पेपर उसकी तैयारियों के अनुसार ही गए और ईश्वर की कृपा से उसने लिखित परीक्षा क्वालिफाई भी कर ली। पर झटके झेलती हुई निकिता पूरी कोशिशों के बाद भी यह परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकी। बीए का परीक्षा परिणाम आ गया था। अमर के साथ होने वाले इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी ईश्वर की कृपा से और उसकी अच्छी तैयारी के कारण अमर यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पा सका। निकिता की यूनिवर्सिटी में पोजीशन तो नहीं आई, पर 75% अंक लाकर वो अमर के बाद कॉलेज में दूसरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली लड़की बन गई। अगले महीने में अमर का इंदौर के पीएससी ऑफिस में इंटरव्यू था। अपनी बुद्धिमत्ता, सौम्यता और व्यक्तित्व तथा यूनिवर्सिटी के प्रथम पोजीशन के कारण अमर का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के लिए हो गया। जब अमर को रजिस्टर पोस्ट से अपना नियुक्ति पत्र मिला, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना पत्र लेकर सबसे पहले अपनी माँ के पास दौड़ा गया। उन्हें अपनी बाहों में उठाकर खुशी से भरकर बोला, माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया। मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए हो गया है। अमर की माँ को ऐसा लगा जैसे उनके जीवन के सारे पुण्यों के प्रतिफल आज ही प्राप्त हो गए। आनंद के अतिरेक में उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया। अमर इसके बाद अपना नियुक्ति पत्र लेकर दिया के घर की तरफ लगभग दौड़ता ही चला गया और उसने अपना लिफाफा दिया के हाथों में थमा दिया। दिया ने पूछा, ये क्या लाए हो अमर? अमर ने कहा, तुमने जो मांगा था ये वही है। मैंने आज अपना वादा पूरा कर दिया। दिया ने लिफाफा खोलकर अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ा और लेटर अपने हाथों में थामे हुए वो अमर के गले में झूल गई और ताबड़तोड़ चुंबनों की बौछार उसके चेहरे पर कर दी। आज वो बहुत खुश थी। उसके सारे संकल्पों का प्रतिफल आज प्राप्त हो गया था। अमर को दमोह में ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट दी गई थी। अपनी नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब अमर घर वापस आया, तो सबसे पहले वो दिया के घर गया। दिया के पापा ऑफिस से घर लौटे ही थे। अमर ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, पापा जी, मैं अभी दमोह से लौटा हूँ और मैं आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो तुम मुझसे? बोलो बेटा। पापा जी, आज आपसे आपकी बेटी दिया का हाथ अपने लिए मांगना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी की प्रेरणा से ही मैं आज डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुँच पाया हूँ। अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए प्लीज। उनके पैरों में झुकते हुए अमर ने कहा, ये कैसे संभव है? हम लोग कायस्थ हैं और तुम लोग राजपूत। हम दोनों के समाज में इसको कहाँ अनुमति देंगे? हमें अभी अपने समाज में रहना है। नहीं नहीं, ये संबंध संभव नहीं। क्रोध में भरे दिया के पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा। दिया और उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी। अमर की आवाज सुनकर दिया अपनी माँ के साथ किचन के दरवाजे से बाहर आ गई। दिया की मम्मी दोनों ही अमर और सक्सेना जी के बीच होने वाला सारा वार्तालाप सुन चुकी थी। दिया की मम्मी इस प्रस्ताव से अभिभूत थी। अब दिया ने साहस का परिचय दिया और उनके पिता के सामने आकर उसने अमर का हाथ पकड़ लिया और बोली,
पापा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि जब हमारी अच्छी सर्विस लग जाएगी तब हम आपसे विवाह की अनुमति लेंगे। पापा, हम अमर के बिना नहीं जी पाएंगे। आप इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। दिया की मम्मी भी इस विवाह प्रस्ताव के पक्ष में थी। उन्हें चिराग लेकर खोजने पर भी अपनी पुत्री के लिए अमर की तरह गुणवान, सुंदर, सुसंस्कृत और इतनी अच्छी नौकरी में लगा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता था। इसीलिए वो भी अपनी बेटी के पक्ष में तन कर खड़ी हो गई। अंततः दिया के पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अमर ने जिद करके अपनी माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना ही लिया। हालांकि अमर की माँ को अपने समाज का बहुत डर था, पर क्योंकि अभी उनका बेटा डिप्टी कलेक्टर हो गया था और अपनी विवाह की जिद पर कायम था, इसीलिए उन्होंने मन मारकर अनिच्छा से ही इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। राजपूत और कायस्थ समाज के अत्यधिक सामाजिक दबाव में उन दोनों पक्षों के पास आर्य समाज में शादी करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, पर दोनों अपने निश्चय पर अटल थे और अंततः दोनों परिवारों ने भोपाल में आर्य समाज मंदिर में जाकर वेदोक्त विधि विधान से दोनों को विवाह बंधन में बांध दिया। अमर डिप्टी कलेक्टर हो गया था, इस कारण दोनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी, पर पीठ पीछे जरूर दोनों की शादी को दोनों समाज के लोग लगातार भर्त्सना करते रहते थे। दिया और अमर अंततोगत्वा एक हो गए थे। उन दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अमर को उसकी पोस्टिंग के अनुरूप काफी बड़ा सरकारी आवास मिला हुआ था। दिया अब इस घर की एक छत्र साम्राज्य की स्वामिनी थी। वो जिस रुतबे और मान सम्मान की कामना भी नहीं कर पाई थी, वो उसे अमर के कारण अनायास ही प्राप्त हो गया था। वो अपने घर को सजाने संवारने में और अपने सपनों को रंगीन करने में दिन रात एक कर रही थी। उन दोनों के जीवन के सुनहरे पृष्ठ लिखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए रहते थे जैसे दो बदन एक जान हो। दिया ने बीए फाइनल के लिए लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब वो कभी कभार कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। बीए फाइनल की परीक्षा पास करते करते दिया गर्भवती हो गई। अमर की इच्छा थी कि उसे दिया की तरह एक सुंदर और उसकी अनुकीर्ति वाली एक लड़की हो जाए, और दिया चाहती थी कि उसकी गोद में अमर की तरह का एक प्यारा सा बच्चा खेले। अमर की माँ गजबासुदा से अपनी बेटे के पास दमोह चली आई थी और अब वही दिया का पूरा ध्यान रख रही थी। हंसी खुशी का यह समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में अनंत गहराइयों तक डूबे हुए थे। उनके आनंद का कोई अंत नहीं था। अमर को सिर्फ दिया ही नजर आती थी और दिया को सिर्फ और सिर्फ अमर। अब दिया की पढ़ाई नाम मात्र ही हो पाती थी और अमर भी उसकी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया था। दिया के पास अब पढ़ाई के लिए वास्तव में समय भी नहीं था। फिर भी दिया काफी अच्छे अंक लाकर कॉलेज में टॉप स्कोरर बन गई, पर वो अपनी यूनिवर्सिटी की पोजीशन न ला सकी। डिलीवरी का समय आया और सिजेरियन ऑपरेशन से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने अदिति रख लिया। अदिति के आने के बाद अब उन दोनों का प्यार मुड़कर अदिति पर ही केंद्रित हो गया। अमर जितना प्यार अदिति को करता था, शायद वो उतना प्यार दिया से कभी भी नहीं कर पाया था। यही हाल दिया का भी था। वो भी अब सारी दुनिया भूलकर अपनी बेटी में खोई रहती थी। यद्यपि दोनों अभी पति पत्नी ही थे, पर दोनों को ही अब अपने संबंधों से ज्यादा अपने माँ बाप होने की जिम्मेदारियों का एहसास था। यही हाल अदिति की दादी का भी था। उनके जीवन में नई खुशियां आ गई और उनका जीवन एक हंसता खिलखिलाता गुलशन बन गया। निकिता ने बीए पास करने के बाद एमए प्रीवियस का फॉर्म भर दिया था। उन दिनों गजबासुदा के कॉलेज में एमए पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वो कॉलेज से बीए तक ही था, अतः उसने प्राइवेट छात्रा के तौर पर ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ा। इस बीच निकिता के प्यार की बात चलना शुरू हो चुकी थी। निकिता का परिवार गजबासुदा के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था तथा निकिता की पढ़ाई लिखाई और उसका रूप रंग उत्कृष्ट होने के कारण उनके घर आने वाले रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। निकिता शादी के हर प्रस्ताव पर नार नुकुर करती रही थी, पर उसके मम्मी पापा की जिद के आगे उसकी एक न चली।
और ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित घराने के इंजीनियरिंग लड़के से उसकी शादी तय हो गई। लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील स्वभाव का व्यक्ति था। नाम था जितेंद्र। उन दिनों निकिता का परिवार एक विवाह में शामिल होने के लिए सागर गया था। वहीं पर जितेंद्र भी अपने मम्मी पापा के साथ उसी विवाह में शामिल होने के लिए आया था। जितेंद्र वर पक्ष की तरफ से आया था और निकिता और उनके मम्मी पापा वधू पक्ष की तरफ से आए थे। निकिता के पापा की खोजी निगाहों ने तुरंत ही जितेंद्र को परख लिया था और उन्होंने निकिता और उसकी मम्मी को कह दिया था कि यदि इस लड़के से विवाह की बात आगे बढ़ती है तो इसमें उन लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। जितेंद्र के मम्मी पापा की निगाहें भी जितेंद्र के लिए एक उपयुक्त लड़की के लिए खोजबीन करती रहती थी। उनकी निगाहों में भी निकिता एकदम से जच रही थी। निकिता जब अपनी कजिन सिस्टर के साथ विवाह मंडप में खड़ी उससे बातें कर रही थी, तभी जितेंद्र की मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है। निकिता ने उन्हें अपने पापा और मम्मी का परिचय दिया। जितेंद्र की मम्मी ने बातों ही बातों में उसकी पढ़ाई, उसकी रुचि, वो आगे क्या करना चाहती है इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उन्हें निकिता हर तरीके से अपने बेटे के लिए उपयुक्त नजर आ रही थी। इस कारण बूफे में खाना खाते हुए वो अपनी प्लेट लिए हुए निकिता की मम्मी के पास आ पहुंची और अपने परिवार के बारे में परिचय देते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे जितेंद्र के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। मेरा लड़का ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और मेरे घर का इकलौता चिराग है। यदि आपकी निगाह में उसके लिए कोई उपयुक्त लड़की हो तो बताइएगा। ये सारा ऑफर निकिता की मम्मी के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह था। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, मेरी निगाहों में आपके बेटे के लिए योग्य कुछ रिश्ते तो है। उनमें से एक मेरी बेटी निकिता भी है। यदि आपको मेरी बेटी निकिता अच्छी लगती है तो आपको और दूसरी लड़की देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए, वो हर तरीके से आपके बेटे के लिए उपयुक्त रहेगी। जितेंद्र की मम्मी की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिला उठी। उनके होठों पर तसल्ली भरी गहरी मुस्कान छा गई। उन्होंने तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कहाँ है आपकी बेटी, दिखाइए ना। और निकिता की मम्मी उन्हें लेकर निकिता की ओर चल दी। उन्होंने दूर से ही इशारा करके बताया, वो है हमारी इकलौती बेटी निकिता। ये हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आती रही है और उसकी रुचि काफी परिमार्जित है। जितेंद्र की मम्मी ने कहा, मेरी तो इस लड़की से अभी बात हो रही थी। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी ही बेटी है। यह सुनकर निकिता की मम्मी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई और वो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जितेंद्र की मम्मी के साथ साये की तरह उनके आगे पीछे लग गई। बातों का यह सिलसिला उन दोनों से चलकर अंततः निकिता और जितेंद्र के पिता लोगों के पास तक चला गया। बड़े हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में वो दोनों भी इस विवाह प्रस्ताव पर एकमत हो गए। जितेंद्र के पिताजी ने निकिता के पापा से बात करके गंज बासोदा आने का प्लान बना लिया। निश्चित दिवस पर जितेंद्र, उसके मम्मी पापा और चाचा चाची गंज बासोदा आ पहुंचे। जितेंद्र और निकिता के बीच औपचारिक बातचीत हुई। अत्यधिक सुंदर, मृदुभाषी, लंबी दुबली पतली तथा शालीन निकिता जितेंद्र को तो उस दिन सागर में अपने दोस्त की शादी के दौरान ही पसंद आ गई थी, पर उससे बातचीत करने के बाद जितेंद्र ने निकिता से शादी करने के लिए एकदम से हाँ कर दी। जितेंद्र को निकिता पसंद थी और समझदार निकिता ने उच्च पद पर नियुक्त सुंदर, सुशील और गौरवर्ण तथा छरहरे शरीर के कुलीन जितेंद्र को देखकर बिना प्रतिकार किए चुपचाप विवाह के लिए हाँ कर दी। अगले ही माह धूमधाम से उन दोनों का विवाह हो गया। उन दिनों क्योंकि अमर वहां पर था ही नहीं और निकिता ने भी उसे अपने विवाह में बुलाना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि कहीं अमर को देखकर उसके चेहरे पर अतीत की वो परछाइयां ना उभर आए। उसने अमर को सच्चे हृदय से प्यार भी किया था और देहदान भी। अंततः इस विवाह में अमर और उसका परिवार शामिल नहीं हुआ। अमर को निकिता के विवाह की जानकारी लग गई थी और उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया गया। उसके मन में निकिता के इस विवाह को लेकर जरा भी दुख नहीं था। अपनी सबसे प्यारी दोस्त की शादी हो जाने की उसे सच्चे हृदय से बहुत खुशी थी।
निकिता अपने अतीत को भुलाकर पूर्ण रूप से जितेंद्र को समर्पित हो गई और जितेंद्र भी पूरी तरीके से निकिता के लिए समर्पित हो गया। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा। निकिता के सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे और निकिता भी एक आदर्श बहू की तरह हमेशा अपने सास ससुर को पूरा सम्मान देती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। जितेंद्र के घर आ जाने के बाद निकिता जितेंद्र के कमरे में ही सिमट आती थी। जितेंद्र कभी उसे लेकर बाजार जाता, कभी छुट्टी के दिन उसके साथ आसपास के दर्शनीय स्थानों पर अपनी कार से पिकनिक के लिए चला जाता। दोनों की जिंदगी में अत्यधिक माधुरी स्पष्ट नजर आती थी। समय अपनी चाल से चलता रहा और खुशी और आनंद के बीच निकिता अंततः गर्भवती हो गई। निकिता के मम्मी पापा और उसके सास ससुर दोनों परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निकिता का अब घर में बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखा जाने लगा था। सबको लगता था कि बहुत जल्द इस घर में एक नया वारिस आने वाला है। इसी खुशी में निकिता एक दिन अपने पति के साथ कार से ग्वालियर से अपने पीहर गंज बासोदा की ओर चल पड़ी। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से अनंत प्यार की अंतहीन बातें करते हुए बासोदा की तरफ चलते गए। जितेंद्र को कार चलाने का बहुत अच्छा अनुभव था, पर अचानक ही रोड पर एक भैंस बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई और उसे बचाने के चक्कर में जितेंद्र की तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पास के एक बबूल के पेड़ से जा टकराई। टक्कर बहुत जोर की थी और कार का स्टीयरिंग व्हील टूटकर एक तरफ जा गिरा और उसका डंडा सीधा जितेंद्र की छाती में जा घुसा। जितेंद्र को बोलने का मौका नहीं मिला, उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। निकिता बहुत तेजी से सामने की तरफ फिक गई और उसका पैर गाड़ी पिचक जाने के कारण बीच में बुरी तरीके से जा फंसा। वह बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। रोड पर जा रहे अन्य वाहनों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। कार के चिथड़ों को काटकर उसमें से बड़ी मुश्किल से उन दोनों को बाहर निकाला गया। निकिता के पैर का पंजा कटकर अलग हो चुका था और वो बुरी तरीके से घायल थी। जितेंद्र का मृत शरीर तथा घायल निकिता को तुरंत पास के हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जितेंद्र के परिवार को खबर कर दी गई। जितेंद्र के मम्मी पापा दूसरी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने जितेंद्र के परिवार के सदस्यों को बताया कि निकिता के पेट का बच्चा भी मर चुका है और भविष्य में निकिता अब कभी मां नहीं बन सकेगी। जितेंद्र के मम्मी पापा निकिता को ही जितेंद्र की मृत्यु का जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना था कि यदि निकिता न कहती तो जितेंद्र कभी भी गंज बासोदा की तरफ न जाता, न ही उसका रोड एक्सीडेंट हुआ होता। यह सब मात्र निकिता के कहने पर ही हुआ था। इस कारण उनका निकिता की तरफ से पूरी तरीके से मोहभंग हो चुका था। निकिता के मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच चुके थे। निकिता को भी बिना के अस्पताल से ग्वालियर शिफ्ट कर दिया गया था तथा जितेंद्र की बॉडी का भी पोस्टमार्टम के बाद ग्वालियर पहुंचा दिया गया। जितेंद्र के मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उन्हें किसी से मोह नहीं रह गया था और निकिता को तो वो फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे। जितेंद्र का जब अंतिम संस्कार कर दिया गया तब निकिता अस्पताल के आईसीयू में पड़ी हुई थी। जितेंद्र की 13वीं के बाद जितेंद्र के पापा ने निकिता के पापा को स्पष्ट बता दिया था कि अब इस घर में उनकी बेटी के लिए कोई स्थान नहीं है। आप अस्पताल से अपनी बेटी को सीधा अपने घर गंज बासोदा ले जाइए और इस घर में जो भी उसके कपड़े जेवरात है उन्हें आप अभी ले लीजिएगा। यह कहते हुए जितेंद्र की मां ने निकिता के सारे कपड़े और आभूषण 4 अटेजी में भरकर उनके पापा को सौंप दिए। 26 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद जब निकिता अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो वो बैसाखी के सहारे बाहर निकली और अपने मम्मी पापा के साथ गंज बासोदा चली आई। अब निकिता के जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं रह गई थी। उसके चेहरे पर और हाथ पैर में और शरीर में चोटों के गहरे निशान थे और पैर कट जाने के कारण अब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। गंज बासोदा में आकर निकिता का लंबे समय तक इलाज चला और निकिता के कटे पंजे की जगह एक नकली पेड़ लगा दिया गया जिसकी मदद से अब बस थोड़ा बहुत चलने लगी थी। निकिता ने प्राइवेट छात्रा की तरह एमए की डिग्री पूरी कर ली और वो गंज बासोदा के ही डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स के अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगी।
इस तरीके से उसके जीवन में आया सूनापन कुछ हद तक कम हो गया। अब वो अपने छात्रों के साथ मन लगाकर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगी थी और छात्रों में वो लोकप्रिय भी हो गई थी। अमर को नौकरी ज्वाइन किए हुए 2 वर्ष से अधिक हो चुके थे। उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई थी। अब उसे डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से दमोह से भोपाल ट्रांसफर कर दिया। अपना सारा सामान लेकर अमर भोपाल चले आए। भोपाल में अमर को डिप्टी कलेक्टर के लिए नियत हुआ सरकारी आवास मिल गया। उनकी बेटी अदिति उन दोनों के जीवन में एक उजाले की किरण की तरह थी। अमर की माँ वापस गंज बासोदा अपने घर जा चुकी थी। अमर और दिया के दिन सपनों की सुनहरी दुनिया के दिनों की तरह बीत रहे थे। खुशियों पर सवार समय पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। रात को अमर ऑफिस से देर से आया था। तब तक दिया अपनी बच्ची अदिति को सुला चुकी थी। अमर ने आते ही दिया को अपनी बाहों में भर लिया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। वो बोला, दिया तुम तो पहले से भी सुंदर हो गई हो। और तो और बीच में जो तुम्हारा बदन थोड़ा ज्यादा फैल गया था, अब फिर से विवाह के पहले जैसा ही हो गया है। क्या जादू करती जा रही हो तुम अपने आप पर। अमर की बाहों में पिघलते हुए, चहकते हुए और सिमरते हुए दिया बोली, अमर कुछ दिनों से मुझे हल्के चक्कर से आते हैं और कुछ कमजोरी भी महसूस होती है। इन दिनों में मेरा वजन भी काफी कम हो गया है। अपनी बाहों में लेकर प्यार करते हुए अमर बोला, जाने मन तुम जो डाइटिंग कर रही हो, ठीक से खाना नहीं खा रही हो, ये सब उसी का कारण है कि तुम्हारा वेट लॉस हो रहा है। अब खाना ठीक से खाया करो। यह कहते हुए वो एक दूसरे की काया में एकाकार हो गए। अमर अगले रोज ऑफिस में ही थे कि घर से दिया का फोन आया, अमर मुझे बहुत तेज उल्टी हो रही है, मुझे तुरंत अस्पताल ले चलो। अमर ने सोचा शायद दिया दोबारा से गर्भवती हो गई है। खुशी खुशी वो दिया को लेकर लेडी डॉक्टर के पास पहुंचा। लेडी डॉक्टर सिंघल ने दिया की जांच करने के बाद अमर को बताया कि दिया गर्भवती नहीं है, उसे संभवतः पेट की कोई बीमारी है जिसकी जांच आवश्यक है। कहते हुए उसने 4-5 तरीके के टेस्ट लिख दिए। शाम तक दिया के सारे टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके थे। तीसरे दिन तक सारी रिपोर्ट चली आई। डॉक्टर ने अमर और दिया को अपने क्लिनिक में बुलाया और दिया को बाहर बैठाकर अमर को अपने चैम्बर में बुलाकर बताया कि दिया को आंतों का कैंसर है और ये काफी फैल चुका है, 4थी स्टेज में है। अब इसका इलाज संभव नहीं है। ऑपरेशन किया जा सकता है पर उससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा। अच्छा यही है कि दिया को घर पर ही रखा जाए और उसे दर्द की गोलियां दी जाती रहे और दर्द निवारक इंजेक्शन दिए जाते रहे। अमर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी हंसी खुशी से भरा सुहाना संसार डगमगाता सा नजर आ रहा था। अमर को लग रहा था जैसे अब सब कुछ खत्म होने को है। उसकी जिंदगी एक बड़े से भंवर में मझधार में फंसकर रह गई है, जहां से किनारे तक जाने का कोई भी उपाय नहीं है। अमर सारी रिपोर्ट्स लेकर दिया को मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ले गया। वहां पर भी डॉक्टर ने उसे वही बताया जो भोपाल की लेडी डॉक्टर सिंघल ने बताया था। अमर और दिया की दुनिया अब उजड़ने के कगार पर थी। दिया का तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वह दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी और अंततोगत्वा धीरे धीरे चलने फिरने में भी असमर्थ होती गई। दिया को अपनी मौत से भी ज्यादा चिंता थी कि उसकी बेटी अदिति का क्या होगा, अमर का क्या होगा। उसके मन में ख्याल आता कि उसकी मौत के बाद अमर तो दूसरी शादी कर लेगा, पर उसकी बेटी अदिति का दूसरी माँ के साथ कैसा क्या होगा, कौन उसे इतनी प्यार से रखेगा। यही सोच दिया की आंखों से आंसू की धारा लगातार बहती रहती थी। दिया के मम्मी पापा ने दिया को कुछ दिन के लिए अपने पास गंज बासोदा बुलवा लिया। दिया ने अपने मम्मी पापा को भी अपनी चिंता से अवगत कराया। दिया के मम्मी ने रोते हुए दिया को विश्वास दिलाया कि जब तक वो जिंदा है वे लोग अदिति का पूरा ध्यान रखेंगे। पर दिया ने कहा, मम्मी पापा आप लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, आप कितने दिन तक दिया का ध्यान रख पाओगे। अंततगत्वा अदिति को एक दिन बेसहारा होना ही है। यह कहकर वो रोने लगी। दिया के माता पिता को भी आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो सब भगवान के हाथों में ये समस्या डालकर बोले, हे प्रभु अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ ऐसा कीजिए कि दिया की बच्ची अनाथ ना हो।
अमर को जब अपनी सासू माँ से ये बात पता चली कि दिया अपनी बेटी अदिति के भाग्य को लेकर बेहद चिंतित है, तो अपने सास ससुर से यह बात जानकर उसने दिया से कहा, दिया, मैंने तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने सुख के लिए अदिति को किसी दूसरी स्त्री के भरोसे छोड़कर उसके भाग्य में मैं विमाता का दुख हमेशा के लिए उसके गले से बांध दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से अब कोई संबंध नहीं रखूंगा, ना ही मैं दूसरा विवाह करूंगा। यह कहकर अमर फूट फूट कर रो दिया। दिया के मन में अमर के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अमर अब विधुर की तरह कैसे अपनी जिंदगी अपनी बेटी के साथ काटेगा। अमर को तो दिन भर और लगभग रात को देर रात तक ऑफिस के काम से बाहर जाना ही होता है। तब अदिति का क्या होगा, यही चिंता उसे धीरे धीरे मौत की आगोश की तरफ लेती जा रही थी। निकिता को भी दिया की कैंसर के कारण तबीयत खराब होने का पता चला। वो एक रोज कॉलेज से सीधा दिया के घर जा पहुंची। निकिता को सामने देखकर दिया की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। निकिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, दिया, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। रूंधे गले से दिया बोली, बस निकिता, अब कुछ दिनों की और बात है। बस हम इस दुनिया में कुछ दिन के ही मेहमान हैं, फिर हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हमें तो बस एक ही चिंता लगी रहती है कि हमारे जाने के बाद हमारी अदिति का क्या होगा, हमारे अमर का कौन ध्यान रखेगा। निकिता बोली, दिया, ऐसी गंदी बातें मत कर। भगवान तुम्हें एकदम ठीक कर देंगे और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और अपने बच्चे का ध्यान रखोगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ दिया बोली, अब तो सब कुछ हाथ से जा चुका है, शेष ही क्या रह गया है निकिता। पूरी आंतें खराब हो चुकी है, अब तो खाना भी नहीं खाया जाता। उदास निकिता 1 घंटे तक दिया को दिलासा देती रही और खुद भी रोती रही और अंत में अपने घर को चली गई। अगले दिन अमर दिया और अदिति को अपनी कार से अपने साथ भोपाल ले गया। कैंसर धीरे धीरे अजगर की तरह दिया को अपने मुंह में दबोचे मौत की आगोश की तरफ खींचे लिए जा रहा था। दिया के मन में अब अपनी बेटी को लेकर और अमर को लेकर चिंता बहुत ज्यादा गहराती जा रही थी। तभी उसे याद आया कि निकिता भी तो अमर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अमर ने उसे बताया कि किस तरह निकिता उसके पीछे किस हद तक दीवानी हो गई थी। निकिता की शादी की बात तो उसे पता थी। उसे ये भी पता था कि अब निकिता विधवा हो गई है और उसका पैर भी खराब हो चुका है। उसके दिमाग में एक आइडिया कौंधा और उसके चेहरे पर तसल्ली की एक मुस्कान उभर आई। उसने तुरंत निकिता को फोन किया और कहा, निकिता, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकती हो? मुझे अपने अंतिम समय में तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या ये खुशी तुम मुझे दे सकती हो? निकिता ने कहा, मैं आज शाम को ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी। दिया, तुम बिल्कुल मत घबराओ। और निकिता ने अपना बैग लगा लिया और शाम की ट्रेन से भोपाल चली आई। निकिता को अपने सामने देखकर दिया का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे बुझता दिया अपने अंतिम समय में तेज रोशनी बिखेर देता है। अपने बिस्तर से उठकर दिया ने निकिता को अपने गले से लगा लिया और बोली, निकिता, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुमसे तुम्हारा साथ मांगा और तुम मेरी खातिर दौड़ी चली आई। निकिता बोली, तुम्हारी खातिर तो मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे कैंसर को भी अपने ऊपर ले सकती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती हो। तुम मेरे लिए बहुत खास हो दिया। तभी आया के साथ बाहर गई हुई अदिति घर वापस आ गई। दिया ने अदिति को अपनी बाहों में उठाना चाहा, पर उसके हाथों ने जवाब दे दिया। अदिति के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। निकिता ने तुरंत आगे बढ़कर अदिति को अपनी गोद में उठा लिया। अदिति को निकिता का स्नेह तुरंत अनुभव हुआ और प्यार पाकर वो निकिता के गले लग गई। निकिता उसे अपनी छाती से लगाकर अनायास ही आंखों में आंसू भरकर उसे बहुत तेजी से प्यार करने लगी। निकिता को लगा कि जो बच्चा एक्सीडेंट के समय उसके पेट में था वो अदिति बनकर आज उसकी गोद में आ गया है। यही प्यार अदिति को अपनी आत्मा तक अनुभव हुआ और वो निकिता की छाती से एकदम चिपक कर रह गई। रात को लगभग 9 बजे अमर अपने ऑफिस से वापस लौटे और घर में निकिता को दिया के पास देखकर अचकचा गए। निकिता की आत्मा अंदर तक अमर को देखकर हिल गई, पर उसने अमर की तरफ एक सामान्य परिचित की तरह का भाव प्रदर्शित किया।
अमर भी अपनी उस भूल को याद कर संकोचा गया था और उसने भी एक सामान्य मित्रता का भाव अपने चेहरे पर प्रकट किया। अमर ने पूछा, कब आई हो निकिता, कैसी हो? तभी दिया ने कहा, मैंने निकिता को फोन करके कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए बुलवा लिया है। अब यह कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। अमर अमर के चेहरे पर अपनी पत्नी के दुख से वेदना भरी मुस्कान उभर आई और उसकी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें छलक उठी। निकिता को अमर के साथ किया हुआ अपना वादा याद था कि एक बार उससे शारीरिक संबंध बनने के बाद वो अमर से कोई अपेक्षा नहीं रखेगी। इसी कारण अमर जब घर में रहते वो लगातार दिया के साथ ही बनी रहती। यथासंभव वो कभी अकेले में अमर से मिलने की चेष्टा भी नहीं करती थी। वो सामान्य वार्तालाप के अलावा अमर से कभी भी पहले की तरह पढ़ने याचना की भावना भी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। निकिता पूरे समय पूर्ण समर्पण के साथ दिया की देखभाल करती रहती थी, उसके साथ अच्छी बातें करती रहती थी और इस दौरान वो यथासंभव अदिति को हमेशा अपने पास ही रखती थी। वो उसे पागलपन की हद तक प्यार करती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे विधाता ने उसके अपने बच्चे को ही अदिति के रूप में दोबारा उसकी गोद में डाल दिया था। यही प्यार उसे अदिति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति प्रदान करता था। अदिति अब आया के पास भी नहीं जाती थी। कभी वो दिया के पास जाती और दिया की पीड़ा को देखकर वो फिर लौटकर निकिता की गोद में चली जाती। वो बहुत छोटी सी अबोध बालिका न तो ढंग से बोल पाती थी और न ही अपनी बात किसी को समझा पाती थी। 6-7 दिनों के अंदर ही अंदर निकिता और अदिति के बीच प्यार का इतना गहरा बंधन बन गया कि निकिता अब जरा भी इधर उधर होती तो अदिति रोने लगती थी और मामा मामा करने लगती थी। रात को अदिति अगर गुनगुना भी जाती तो निकिता एकदम से ऐसे उठकर बैठ जाती थी जैसे उसकी खुद की बेटी उसे बुला रही हो और तुरंत उसे गोद में उठाकर बोतल से दूध भरकर उसे पिलाकर अपने साथ ही सुला लेती थी। निकिता की भी अब ये हालत हो गई थी कि उसे अदिति के बिना ढंग से नींद ही नहीं आती थी। यदि अदिति कभी दिया के पास जाकर सो जाती तो निकिता का हाथ नींद में भी अपने बिस्तर पर अदिति को खोजता रहता। निकिता के वापस जाने का समय आ गया था पर अदिति के प्यार का अटूट का बंधन उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने अपनी छुट्टियां 1 हफ्ता के लिए और बढ़वा ली तथा वो 1 हफ्ते तक दिया के पास ही रह गई। निकिता के आ जाने के बाद दिया की हालत में थोड़ा सा अस्थायी सुधार नजर आने लगा था। उसकी मुख्य वजह यही थी कि निकिता उसकी बेटी अदिति की एक सच्ची माँ की तरह, एक सच्ची मौसी की तरह दिलो जान से केयर कर रही थी। इसी कारण उसकी मानसिक चिंता लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक दिन जब निकिता दिया की चोटी बना रही थी तो दिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया और बोली, निकिता, मेरा अंत समय बिल्कुल निकट है। क्या मुझे तुम एक बात सच्ची सच्ची बताओगी? क्या तुम अभी अमर से प्यार करती हो? निकिता को अंदाजा भी नहीं था कि अमर ने उसे दिया को उन दोनों के प्यार के बारे में कुछ भी बता रखा होगा। वो एकदम झकास सकपका गई और बोली, दिया, तुम कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो कि मैं अब केवल जितेंद्र की विधवा हूँ और इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। दिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अमर ने आपके आगरा के पिकनिक से लौटने के बाद मुझे सब कुछ बताया था और मैं जानती हूँ कि आप हमारे अमर को उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। ये सुनकर निकिता दिया के गले से लगकर मुंह से बिना एक शब्द बोले फूट फूट कर रोती रही। दिया के शक्तिहीन हाथ निकिता के कंधे और पीठ पर उसी तरीके से फिरते रहे जैसे एक माँ अपने बच्चे की पीठ पर हाथ से थपकी देती है। इसके बाद दिया ने निकिता से कहा, निकिता, मैंने ही अमर को तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने को और पढ़ाई करने को भेजा था ताकि तुम अपनी पढ़ाई में पिछड़ ना जाओ और अमर अपने आप को बर्बादी का दोषी ना समझे। मेरी बात मानकर ही अमर आपके साथ पढ़ाई करता था और आपको सांत्वना भी देता था। क्या कभी तुम्हारा प्यार इससे भी आगे बढ़ पाया? निकिता को गले लगाते हुए दिया ने पूछा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी दिया, मैंने अमर से पढ़ने याचना की थी और उससे वादा भी किया था कि यदि मुझे अपना सच्चा दोस्त समझते हो तो केवल एक बार के लिए मुझे पति सुख दे दो। उसके बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारे और दिया के बीच में नहीं आऊंगी। अमर ने मुझे उस दिन एक बार के लिए अपनी पत्नी माना और मेरा देहदान स्वीकार कर लिया। उसके बाद से अमर से मेरी प्रेम या पढ़ने वाली कोई बात नहीं हुई।
यह कहते हुए भी निकिता की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी और दिया के हाथ उसकी पीठ को एक सच्ची सहेली या सच्ची माँ की तरह सहलाते जा रहे थे। इतने में ही बिस्तर पर सो रही अदिति जाग गई और सारी बातें भूलकर निकिता ने झपट कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसके लिए दूध की बोतल लेने चली गई। आज दिया के चेहरे पर पूर्ण शांति का भाव था। आज वो एकदम बेफिक्र हो गई थी। अब उसे न तो मौत का भय लग रहा था, न ही अमर और अदिति की चिंता। उसी शाम को उसने फ़ोन करके अपनी मम्मी-पापा तथा अपनी सासू माँ को भोपाल आने के लिए कहा और बताया कि उसकी तबीयत में अब सुधार है, इसीलिए उसका उन सबसे मिलने का मन कर रहा है। अगले दिन उसके मम्मी-पापा और सासू माँ तीनों लोग भोपाल आ गए। अपनी बेटी का प्रसन्न चेहरा देखकर उन तीनों के हृदय खिल गए। दिया बोली, माँ आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारा दिन हँसी-खुशी में बीत गया। शाम को जब अमर दिया के कमरे में आए तो दिया ने कहा, अमर तुम मुझे कितना प्यार करते हो। अमर बोला, अपनी जान से भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा, भगवान से भी ज्यादा। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं अमर, ये बात नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि तुमने निकिता की दोस्ती की खातिर उसके साथ जो किया, इतनी सी बात तुमने मुझसे कैसे छुपा ली? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? अरे पागल, मैंने ही तो तुम्हें निकिता के पास भेजा था। तुम तो सिर्फ मेरा प्यार हो। अमर ने रोते हुए कहा, दिया मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे इस घटना के कारण तुम ठुकरा ना दो, इसीलिए मैंने तुम्हें सिर्फ ऐसी घटना के बारे में कभी नहीं बताया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें इस घटना के बारे में कैसा पता चला? दिया बोली, निकिता मेरी सहेली है और मेरी बहन भी, मुझे पता क्यों नहीं चलेगा। तभी निकिता अदिति को बाग से खिलाकर लौटी और अमर को दिया के पास देखकर वापस जाने लगी। दिया ने आवाज लगाकर निकिता को अपने पास बुला लिया और उसे अपने गले से लगाकर बैठ गई। रात को दिया ने अपने मम्मी-पापा और सासू को अपने कमरे में बुलाया और बोली, मैं आज आप तीनों से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा अंतिम समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अमर से निकिता का विवाह करवा दीजिए। लेकिन निकिता तो एक पैर से अपंग है और विधवा भी। क्या अमर को यह स्वीकार होगा? आप अमर की चिंता ना करें, अमर वही करेंगे जो मैं कहूँगी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये निकिता ही है जो मेरी अदिति की चिंता करती है और अमर का भी ध्यान रख सकती है। डिप्टी कलेक्टर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया की कोई भी लड़की मेरे जाने के बाद निकिता का स्थान कैसे ले सकेगी? इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद निकिता को इस घर की बहू और पापा आप उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लेना। बस यही मेरी आप सब लोगों से अंतिम आरज़ू है। ये कहते हुए उसके साथ उसकी सांस फूलने लगी और हाथ पैर ऐंठने लगे। दिया के मम्मी पापा ने तुरंत फोन करके अमर को ऑफिस से बुला लिया और वो सभी लोग दिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। दिया को डॉक्टर ने इंजेक्शन दवाइयां दी तथा अमर को बता दिया कि दिया मुश्किल से 2-3 दिन की मेहमान है। दिया ने अमर से कहा, अमर मेरे जाने के बाद चुपचाप निकिता से विवाह कर लेना। यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है और यही शायद मेरा अपने पति के लिए अंतिम आदेश भी। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात का मान रखोगे। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अमर ने उन आंसुओं को अपने होठों से सोख लिया और बोला, अगर तुम मुझे अपने साथ जाने के लिए भी कहती तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। तुम्हारे एक-एक शब्द का पालन होगा, विश्वास रखो दिया। मैं अदिति को कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। पेथिडिन के इंजेक्शन का असर दिया पर हो रहा था। नींद में ही वो रात्रि को हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। दिया की अंतिम इच्छा के अनुसार दिया के मम्मी-पापा और अमर की माँ ने निकिता के मम्मी-पापा को बुलाकर अपनी झोली फैलाकर उनसे अमर के लिए निकिता का हाथ मांगा और निकिता के मम्मी-पापा ने सहर्ष इस विवाह की अनुमति दे दी। इस घटना को लगभग 1 माह बीत चुका है। निकिता अब विवाह के बाद अमर के साथ है और अदिति के चेहरे पर थोड़ी सी भी रुलाई आने पर वो पहले खुद रोने लगती है। वो अमर से भी ज्यादा अदिति का ध्यान रखती है। निकिता को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर आज वो सचमुच में अदिति की माँ बन गई है। माँ बेटी के इसी प्यार पर अमर दिलो जान से फिदा है। अमर के शयन कक्ष में अब भी दिया का बड़ा सा फोटो टंगा है जो अमर, दिया, निकिता और अदिति के एक प्राण होने का संकेत देता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।